अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर को कंप्लीट किया और आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स हम लोग 2 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट एनिमल टिश्यू एंड देन वी विल सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम अर्थवर्म को डिटेल में रीड करेंगे। वी विल रीड अबाउट कॉकरोच एंड वी विल रीड अबाउट फ्रॉग। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल जो नीट एग्जाम हुआ है उसमें अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस हैं जो फ्रॉग से आए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ वी टॉक अबाउट द वेटेज, बिकॉज इट्स अ बिग चैप्टर एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ मिनिमम ऑफ 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. So let's deal with the first part, that is the animal tissue. Now, what is a tissue? हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि जब सेल्स ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। लेकिन क्या अगर हम कोई भी 10 सेल्स लें और उनको एक साथ रख दें तो क्या वो एक टिश्यू बन जाएगा? नहीं। So it is a group of cells which have the similar origin. उनकी germ layer same होनी चाहिए. Number 2, they should have a similar basic function. अगर कोई group of cells ये 2 conditions को meet कर रहा है तभी हम उसे टिश्यू बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो आइए पहले हम इसकी definition लिख लेते हैं, that what is a tissue? It is a group of cells with similar origin. This is very important. With similar origin and similar basic function. And similar basic function. Then it will be called a tissue. Alright, now this term tissue was proposed by a scientist known as Bichat. Animals में tissue term जो है ये Bichat ने दिया था, but इनके पहले ही plant tissue word जो है ये N. Grew नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्रपोज किया था. So the next point is that term animal tissue, ये common question है, कई बार पूछा गया है. Animal tissue, this was given by Bichat. Important. और जो plant tissue है वो already N. Grew ने दिया था. So plant tissue, this term was given by N. Grew. Now, सबसे पहले कौन से एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यू बना था? आप मुझे बताइए किसमें बना है? 11 फाइलम्स हैं। 11 फाइलम्स में से पॉरीफेरा में तो क्या था? सेल्यूलर लेवल था। सबसे पहले टिश्यू किसमें बना था? सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा इंटिनोफोरा में टिश्यूज थे और फिर फ्लैट वर्म से वो टिश्यूज ने मिलके क्या बनाया था? कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन्स। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज टिश्यू फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन किसमें ओरिजिनेट हुए थे सबसे पहले? ये सीलेंट्रेट्स में, इन सीलेंट्रेटा फाइलम और इन सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स को निडेरियंस भी बोलते हैं, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो हम आंसर उसी को लगाएंगे, सीलेंट्रेट और निडेरियन। नाउ जैसे कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, टिश्यू की स्टडी को टिश्यूलॉजी नहीं कहते हैं स्टूडेंट, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ टिश्यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब ही होता है टिश्यू की स्टडी, और ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है ये दिया था मेयर ने। ये अगला क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछते हैं। द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज गिवन बाय मेयर। So these are some of the facts related to the discoverers of the tissue. Now
लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि टिश्यूज जो हैं उनका कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, तो आइए देखते हैं कि वो टिश्यू किस किस जर्म लेयर से बने हैं। सो लेट अस नाउ रीड द टाइप्स एंड ओरिजिन ऑफ एनिमल टिश्यू। हम यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू आपको बॉटनी में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे ऑफ एनिमल टिश्यू। Now there are basically 4 types of tissue, और ये 4 types of tissue मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम इस तरह से फॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको समझना बहुत सिंपल है, क्योंकि अलग अलग सेल्स के ग्रुप को अलग अलग फंक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग उनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए हैं और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज फॉर्म हो गए। इट इज़ सो अमेजिंग कैसे एक सिंगल सेल जाइगोट से अलग अलग टाइप के टिश्यूज बने हैं और अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बने हैं। एक ऑर्गन जो है वो डाइजेशन का काम कर रहा है, एक ऑर्गन जो है वो थिंकिंग का काम कर रहा है ब्रेन, एक ऑर्गन जो है वो एक्सक्रीशन कर रहा है, और ये सब किससे बने? एक सिंगल सेल से बने। तो जिस टिश्यू को जहाँ पर जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो चेंज हो गया है और उसकी लोकेशन भी चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे मसल्स की बात करें, हमारा मसल जो है वो एक मसल टिश्यू से बना है। अब ये जो टिश्यू है इसके सेल्स, इसके अंदर के सारे सेल्स जो ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे, तभी जो मसल टिश्यू है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और उसी के कारण फिर हमारी बॉडी जो है उसमें मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा। हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, हम हैंड्स, लेग्स, हेड मूव कर सकते हैं। सो मसल टिश्यू कैसा होना चाहिए? इट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जबकि अगर हम हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम की बात करें, इसके जो टिश्यूज हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होना चाहिए सेल्स में कि वो इंफॉर्मेशन को कैरी कर सके। तो वो कैसे सेल्स हो जाते हैं? लंबे लंबे सेल्स हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूरॉन्स का जब स्ट्रक्चर, अगर आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, तो वो कैसा हो जाता है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन पास करता है, दूसरा न्यूरॉन थर्ड न्यूरॉन पे करता है। सो दे आर डिफरेंट इन द शेप एंड साइज एज कंपेयर टू द मसल सेल बिकॉज देयर फंक्शन इज डिफरेंट। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड टाइप का टिश्यू जो होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसका क्या काम होता है? जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन की जो लेयर्स हैं इनको मेन क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिग्नल्स कैरी नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी है, या तो प्रोटेक्शन करना है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो डिफरेंट होगा। फोर्थ टाइप का जो टिश्यू होता है वो होता है जो सब सेल्स को, सब टिश्यूज को आपस में बाइंड करके रखता है। जैसे कि हमारी बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये बाइंड करके रखते हैं, ये हमारे दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, जॉइनिंग कर रहे हैं, कनेक्टिंग कर रहे हैं। सो द फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू। So these are the 4 main types of tissues which are present in an animal body. So let us write down the names now. Number 1 is the epithelial tissue, जिसे हम आज क्लास में स्टार्ट करेंगे। epithelial tissue। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है स्टूडेंट, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है, हालांकि ये बहुत सारे और फंक्शंस भी करता है, और ये तीनों जर्म लेयर से डिराइव्ड होता है। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। दैट मीन्स कहीं कहीं की जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मीजोडर्म से बनेगा, कुछ का एंडोडर्म से और कुछ का एक्टोडर्म से। तीनों ही जर्म लेयर्स इन्वॉल्व हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ओनली टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर्स से बनता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द कनेक्टिव टिश्यू, जो जॉइनिंग का काम करता है, जैसे ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, दे ऑल आर कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ मीसोडर्म से बनता है। सो डिराइव्ड फ्रॉम ओनली मीसोडर्म, ना तो एक्टोडर्म से बनेगा ना एंडोडर्म से बनेगा। सो ओनली मीसोडर्म से डिराइव्ड है। नाउ द थर्ड टाइप इज स्टूडेंट्स मस्क्यूलर टिश्यू।
जो हमारी मसल्स बनाएगा, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है स्टूडेंट, यानी हमारी मसल्स जो है ये मेनली मीसोडर्म से हैं। कनेक्टिव टिश्यू तो ओनली मीसोडर्म से है, बट मस्कुलर टिश्यू मेनली मीसोडर्म से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी आई की कुछ मसल्स होती हैं जो एक्टोडर्म से भी बनती हैं, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो डिराइव्ड मेनली फ्रॉम मीसोडर्म, यहाँ मैंने ओनली नहीं लिखा, यहाँ मैंने लिखा है मेनली। सो दे आर डिराइव्ड मेनली फ्रॉम मीसोडर्म। All right, and now let's see the fourth type, and that is the nervous tissue or the neural tissue, जो हमारे आगे जाके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस ऑर्गन्स को बनाएगा, नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स को। नर्वस टिश्यू जो है ये पूरे का पूरा टिश्यू सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म लेयर से बनता है। सो फ्रॉम ओनली एक्टोडर्म, only ectoderm this tissue will be formed। important, आपको ओरिजिन्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। न्यूरल टिश्यू पूरा का पूरा एक्टोडर्म से बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा मीसोडर्म से बनेगा, मस्कुलर टिश्यू मेनली मीसोडर्म से बनेगा, और एपिथेलियल टिश्यू इज द ओनली एनिमल टिश्यू विच इज डिराइव फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स। कैसे डिराइव होगा वो अभी हम थोड़ी देर में इसको पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। वी विल रीड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। ऑलराइट, सो लेट्स रीड अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को स्टूडेंट्स शॉर्ट में एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलियम, ये जो वर्ड है एपिथेलियम, ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। कैसे? एपी का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, अपॉन, और थीलिया या थीलियम वर्ड का मतलब होता है ग्रोथ। इस टिश्यू की ग्रोथ किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर होती है। इसका क्या मतलब है ये अभी अपन देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ और कैरेक्टर्स की एपिथेलियम टिश्यू के। स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो एम्ब्रियो में सबसे पहले किसे बनना चाहिए? इसे ही बनना चाहिए, ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके, ताकि जब कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू ये सब बने तो उनको प्रोटेक्शन मिले। सो दिस इज द फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। स्टूडेंट, ये जो लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म, ये टिश्यू के लिए होता है टी स्मॉल एस एंड डॉट। इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इवॉल्व्ड। नाउ दिस टर्म एपिथेलियम वाज गिवन बाय रुश। टर्म एपिथेलियम, this was given by a scientist Rush. Another question. Now let's see the next point. ये प्रोटेक्शन दे रहा है, सबसे पहले इवॉल्व होता है, और ये जो टिश्यू होता है स्टूडेंट, इसका मेन काम प्रोटेक्शन देने का होता है। अब क्योंकि ये प्रोटेक्शन दे रहा है तो सबसे ज़्यादा ये एक्सपोज्ड है किसी ना किसी स्ट्रेस को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन की लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब कोई भी गर्म चीज़ गिरती है, कोई केमिकल गिरता है, कोई रगड़, एब्रेजन लगता है, चोट लगती है, वो सब किस पे होता है? स्किन पे होता है। यानी इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। और जब वो सेल्स डैमेज होंगे तो हम चाहते हैं कि इस टिश्यू के अंदर क्या होना चाहिए? बहुत सारा रीजेनरेशन पावर, ताकि जो टिश्यू के सेल्स लूज हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, वो उसी रेट के साथ फटाफट नए सेल्स को बना सके। सो दिस टिश्यू हैज गॉट हाई और अ ग्रेट रीजेनरेशन पावर। So let us write down that they have high regeneration power. Regeneration power. This is the next point that is asked. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक चीज़ लिख लेते हैं, हम उसे दोबारा भी लिखेंगे।
कि सबसे कम रीजनरेशन पावर किस टिश्यू के पास होती है? नर्वस टिश्यू के पास। इस पे सबसे कम रीजनरेशन पावर है। सो लेट अस राइट दैट लीस्ट रीजनरेशन पावर ये किसके पास होती है? न्यूरल टिश्यू के पास। दिस इज इन न्यूरल टिश्यू। ऑलराइट, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसी टिश्यू के दूसरे टिश्यू के ऊपर क्यों रेस्ट करता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये सबसे बाहर ये प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, यानी कि इसमें टूटने के चांस सबसे ज़्यादा हैं सेल्स के डैमेज होने के। और जब सेल्स डैमेज होंगे, अगर उन सेल्स को ब्लड सप्लाई मिली हुई है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट है, तो जब वो टूटेंगे तो ब्लड वेसल्स भी टूटेंगी, जिसके कारण से ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा। हम नहीं चाहते ब्लीडिंग हो, इसीलिए नेचर ने एपिथेलियल टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं दी है। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर एवैस्क्यूलर। क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा टिश्यू होता है जो एवैस्क्यूलर होता है? इट इज द एपिथेलियल टिश्यू। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई। अब अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फिर इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब तो ब्लड ही लेकर आता है। और इसके जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इसका जो CO2 है, वो लेकर कौन जाएगा? नेचर ने कैसे इसको बनाया है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं लाइक दिस, ठीक है। ये हमेशा किसी ना किसी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहता है, तो ये है कनेक्टिव टिश्यू, मान लीजिए दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट, ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। ये सिंगल लेयर भी हो सकता है, मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। सो इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू। लेट अस राइट इट डाउन। इट rests upon connective tissue, इसीलिए इसको एपिथेलियम नाम दिया है। They are growing upon connective tissue because they do not have that blood supply. Connective tissue के पास blood supply है और connective tissue के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये कैसे रेस्ट कर रहा है? यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है बीच में, इस पूरी मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 लेयर्स की बनती है। जो एपिथेलियम के पास वाली लेयर है वो तो बनाएगा एपिथेलियम, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है। इस लेयर को कहते हैं स्टूडेंट्स बेसल लैमिना लेयर। दिस इज बेसल लैमिना, फर्स्ट लेयर। और एक और इसमें लेयर है नीचे जो कि कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करता है। इस लेयर को कहते हैं फाइब्रस लैमिना, क्योंकि इसमें फाइबर्स मिलते हैं। फाइब्रस लैमिना, फाइब्रस लैमिना एंड बेसल लैमिना, ये दोनों मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती हैं। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट upon connective tissue on a basement membrane, on a basement membrane। ये क्वेश्चन पूछते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स की बनी है? इट इज मेड अप ऑफ 2 layers। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज 2 layers। What are these 2 layers? Let us see. One is called basal lamina, ये एपिथेलियम के पास वाली लेयर है, तो इसे कौन बनाएगा? एपिथेलियम ही बनाएगा। सो इट इज सिक्रीटेड बाय एपिथेलियम। और ये बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। आप इसे बहुत इजीली याद रख सकते हो, बेसल लैमिना, क्योंकि ये एपिथेलियम की बेस बना रही है, तो ये वो वाली लेयर हो गई। और सेकेंड लेयर जो है वो है फाइब्रस लैमिना। फाइब्रस क्योंकि इसमें फाइबर्स मिलेंगे, और ये फाइबर्स काय के होते हैं? ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू इसको प्रोवाइड करता है।
इस लेयर में क्या होता है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड पढ़ा है अपन ने, चिपचिपी स्लाइमी शुगर, उसका बेस होता है और उसमें प्रोटीन के फाइबर्स पड़े रहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के पास वाली लेयर है, यानी नीचे वाली लेयर है, और कनेक्टिव टिश्यू ही इसको बनाएगा। सो सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, बाय कनेक्टिव टिश्यू। और किसका बना हुआ है ये? मेड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू जैसा है, कनेक्टिव टिश्यू भी ऐसे ही होता है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो पड़े रहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड शुगर के मैट्रिक्स के अंदर। ऑलराइट, सो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन secreted by epithelium, the first upper layer, and this is secreted by connective tissue made up of protein fibers. तो अगर अब क्वेश्चन आए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ या इज मेड बाय एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, बोथ, तो आंसर क्या होगा? बोथ, दोनों ही टिश्यू मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहे हैं। सो लेट अस राइट डाउन नाउ इंपॉर्टेंट थिंग दैट basement membrane is formed by both epithelium and connective tissue। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कई बार पूछा गया है। एंड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों ही मिलकर इसको बना रहे हैं। It is formed by both epithelium and connective tissue. This is a very important question, has been asked many times. आप इसे नोट डाउन करिए। हमने इसमें ये देखा है कि कैसे ब्लड सप्लाई नहीं है क्योंकि हम ब्लीडिंग नहीं चाहते, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है। अब हम देखेंगे कि इसके सेल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं और ये कहाँ कहाँ मिलती है। प्लीज नोट इट डाउन। Now students, let us see how the cells are arranged in epithelial tissue. Students, epithelial tissue जो है इसको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन देना है तो आपको क्या लगता है, इसके सेल्स पास पास होने चाहिए कि दूर दूर होने चाहिए? सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हमारे घर में, हमारे घर को कौन प्रोटेक्ट करता है? उसकी दीवारें, वॉल्स। अब अगर आपको स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी है तो आप क्या करोगे? ईंटें, ब्रिक्स को आप कंपेयर करो सेल्स से, तो आप उसको पास पास ईंट लगाओगे या दूर दूर लगाओगे? पास पास लगाओगे। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली प्लेस्ड, और जब वो पास पास में स्पेस्ड होंगे तो जो बीच की स्पेस है यानी इंटर सेल्यूलर स्पेस वो ज़्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियसली कैसी होगी? कम होगी। सो लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। लॉजिक समझ आ रहा है ना आपको? रटने की जरूरत नहीं है। क्लोजली पैक्ड, और इनके बीच की स्पेस, जगह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो पूछते हैं क्वेश्चन कि किस टिश्यू में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो मिनिमम होती है? उसका आंसर है एपिथेलियल टिश्यू। दिस इज अ क्वेश्चन। किस तरह से होंगे? जैसे ये इस तरह से सेल्स होंगे, दे विल बी लाइक दिस, वेरी क्लोजली टुगेदर। और नीचे क्या होगी? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा? दिस विल बी द कनेक्टिव टिश्यू। ये एपिथेलियम है हमेशा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट, सो दे आर क्लोजली पैक्ड। नाउ लेट अस सी वेयर दे आर फाउंड। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे बॉडी के सरफेस यानी जो हमारी स्किन है उसको भी पूरा कवर करते हैं, प्लस जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके भी अंदर की लाइनिंग और बाहर की लाइनिंग पूरी की पूरी किसकी बनी होती है? इसी टिश्यू की। इसे प्रोटेक्ट करना है अंदर से भी बाहर से भी। ऑलराइट, सो लेट अस राइट डाउन दैट दे आर फाउंड ऑन surface of body and organs, on surface of body and organs, that is, इसका क्या मतलब है कि ये इनको अंदर से भी लाइन कर रहे हैं और बाहर से भी लाइन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दोनों तरफ से देना है।
that is lines them from both outside and inside, from both outside and inside. ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पेन के अंदर रिफिल का जो अंदर खाली जगह है वो गट हो गई, रिफिल की जो लाइनिंग है पूरी वो क्या हो गई? दीवार हो गई, गट वॉल। पेन की जो बाहर की सरफेस है वो क्या हो गई? बॉडी वॉल हो गई। और रिफिल और पेन के बीच की जो जगह है वो क्या हो गई? सीलोम हो गई। सीलोम के दोनों तरफ क्या होगी? मीसोडर्म लाइंड होगी। अगर हम इस पेन को ऐसे कट करें ट्रांसवर्सली तो हमें कैसा सेक्शन दिखेगा? ये बॉडी वॉल है, लाइक दिस, ऑलराइट। ये गट है हमारी जहाँ पे फूड आएगा, दिस इज द गट, खाली जगह। ये लाइनिंग गट की वॉल हो गई और बीच में ये पूरा क्या है? सीलोम है। ठीक है, इस तरह से हम इसे बना देते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज द बॉडी वॉल and this is the gut wall, और बीच में है सीलोम, और सीलोम के अंदर आप जानते हो क्या है? हमारे सारे ऑर्गन्स हैं। ऑलराइट, नाउ एपिथेलियम क्या करेगी? जो बॉडी वॉल है उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से लाइन करेगी। सो ये एक लाइन हो गई, लाइक दिस, इसने लाइन कर लिया, और अंदर से भी लाइन करेगी, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन देना है, इट लाइक दिस। प्लस जो गट है अंदर की खाली जगह उसको भी अंदर से लाइन करेगी ताकि जो फूड आ रहा है उससे जो सेल्स हैं उनको डैमेज नहीं पहुंचे, अंदर भी उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। सो अंदर से भी इस तरह से ये लाइन कर देगी। ये जो सबसे बाहर है जो बॉडी वॉल को लाइन कर रही है इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, स्किन की सबसे बाहर की लेयर, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। ये वाली जो लाइनिंग है एपिथेलियम है ये बनती है एक्टोडर्म से। सो दिस इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, जिसने बॉडी को बाहर से कवर किया है। जो गट को अंदर से करे ताकि जो फूड आए उससे डैमेज नहीं हो उसे कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये चिपचिपा स्लाइमी सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट रहता है, तो इसे म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन एक ही बात है। इट इज लाइनिंग द गट फ्रॉम इनसाइड एंड दिस इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म। ये एंडोडर्म से बनती है, और जो सीलोम को कवर कर रही है दोनों तरफ, यानी इसके अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ से ऑर्गन्स को कवर कर रही है। दैट मीन्स दिस ऑरेंज कलर एंड दिस ऑरेंज कलर, ये दोनों को मिला के कहते हैं मीसोथीलियम। व्हाट इज मीसोथीलियम? मीसोथीलियम मतलब वो एपिथेलियम जो सभी ऑर्गन्स को अंदर और बाहर से इंटरनली एंड एक्सटर्नली कवर करती है, मीसोथीलियम। और ये जो मीसोथीलियम होती है स्टूडेंट्स, ये मीसोडर्म से फॉर्म होते हैं इसके सेल्स, मीसोडर्म। तो इस तरह से जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो तीनों जर्म लेयर से फॉर्म हो रही है। म्यूकोसा is formed by endoderm which is lining the gut cavity. Epidermis which is lining the body wall is derived from ectoderm, and the mesothelium which is lining the organs from internal and external surfaces is derived from mesoderm. So this is how the epithelium is derived from all the three germ layers. तो आइए अब हम ये लिख देते हैं that हम पहले लिख चुके हैं बट इसे दोबारा लिखेंगे, derived from all three germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये ऐसा अकेला टिश्यू है जो तीनों germ layers से फॉर्म होता है। Now students, before dealing with the types of epithelium, हम
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में, आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील रीड अबाउट इट, प्लीज नोट इट डाउन. So now students, let us learn a very interesting point about the epithelial tissue. हमने अभी देखा कि epithelial tissue के जो cells हैं वो क्या हैं, वो आपस में closely packed है. क्योंकि वो closely packed है तो वो आपस में एक junction बनाएंगे cells के बीच में. They are called cell junctions. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने plants में पढ़ा था प्लाज्मोडेस्मेटा, अगर आपको याद हो. तो आइए देखें किस किस तरह के junctions possible हैं. So let us now learn types of cell junctions और intercellular junctions. एक ही बात है, दो सेल्स के बीच के जंक्शंस हैं ये. कई तरह के जंक्शंस बनते हैं स्टूडेंट्स, हमको मेन 4 जंक्शंस पढ़ने हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं. नंबर 1 इज द गैप जंक्शंस. आपको नाम से समझ आ रहा होगा गैप, दो सेल्स के बीच में गैप्स हैं. इस गैप के थ्रू मटेरियल फ्रीली एक सेल से दूसरे सेल में पास हो सकते हैं. सो अलाउज फ्री पैसेज ऑफ substances अक्रॉस सेल. एक सेल से दूसरे सेल और दूसरे सेल से पहले सेल में इजीली चीज़ें पास हो सकती हैं. ये बिल्कुल प्लाज्मोडेस्मेटा की तरह है जैसा प्लांट्स में था. तो इन्हें एनालॉगस टू प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं. एनालॉगस क्यों? क्योंकि इन दोनों का फंक्शन सेम है. जब फंक्शन सेम होता है तो उन दो स्ट्रक्चर्स को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं. सो दे आर एनालॉगस टू प्लांट प्लाज्मोडेस्मेटा. इसके एनालॉगस है. और ये क्या कर रहे हैं? फ्री पैसेज कर रहे हैं, अलाउ. दे आर गैप जंक्शंस जो मेजॉरिटी होते हैं. नाउ लेट अस सी द सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप जो है स्टूडेंट्स उन्हें कहते हैं टाइट जंक्शंस. नाम से समझ आ रहा है टाइट है ये, यानी कि ये मटेरियल को पास नहीं होने देंगे. दे विल प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मटेरियल. जहां भी हम ऐसे सेल्स चाहते हैं कि एक से दूसरे में मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो, जैसे ब्रेन सेल्स होते हैं, वहां पर इसी तरह के जंक्शंस मिलते हैं. इसमें क्या होता है, दोनों जो बगल वाले सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है. और जब वो फ्यूज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये टाइट हो जाएगा, इधर से इधर कोई भी मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो सकता. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स fuses to prevent leakage of substances. They are called tight junctions. They will not allow the substances, prevent leakage. All right. Now let us see the third type. Third type जो है students, इन्हें कहते हैं interdigitations. डिजिट का क्या मतलब होता है? यहाँ मैथमेटिक्स की डिजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं 1 2 3 4. बायो में जो फिंगर्स होती हैं, उंगलियां, उन्हें डिजिट्स कहते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फिंगर की तरह प्रोजेक्ट हो जाएगी दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. इस तरह से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर फिंगर जैसा बना लेगी तीसरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. क्या बेनिफिट हो रहा है? ये उन एपिथेलियम में मिलता है जिनमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है. जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होगी, हम पढ़ेंगे डिटेल में. तो इसमें हम क्या चाहते हैं कि इनकी जो एपिथेलियम है अंदर की लाइनिंग, वो जब खिंचे, स्ट्रेच हो, तो वो सेल्स एक दूसरे से अलग नहीं हो. तो क्योंकि ये फिंगर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं तो जब ये खिंचेंगे तो दे विल नॉट बी सेपरेटेड. ये जो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है इसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं. तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर हमें इंटरडिजिटेशन टाइप का सेल जंक्शन मिलता है. सो व्हाट इज इट? नाउ लेट अस राइट इट डाउन दैट इंटरडिजिटेशंस finger-like projections of plasma membrane
into cytoplasm of other cell, into cytoplasm of adjoining cell, adjoining cell। और ये किस में मिलते हैं, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मिलेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो एपिथेलियम होती है जो स्ट्रेचेबल ऑर्गन्स में मिलती है, जिन्हें स्ट्रेच होना है। सो इट इज प्रेजेंट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ेंगे तब हम वापस वहां पर ये पॉइंट लिखेंगे। सो इंटरडिजिटेशन टाइप इज फाउंड इन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नाउ लेट अस सी द फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप जो है स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स जो होते हैं ये दो सेल्स को आपस में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें एडहियरिंग जंक्शंस भी बोलते हैं। एडहियरिंग जंक्शंस, इनका एक और नाम है, इन्हें मैक्यूला डेंसा भी कहते हैं क्योंकि ये जोड़ के रख रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्यूला एडहेरेंस और मैक्यूला डेंसा, वन एंड द सेम थिंग। डेस्मोसोम्स, इसमें क्या होता है, ये हमने पढ़ा था जब हमने सेल स्ट्रक्चर में साइटोस्केलेटन पढ़ा था, वहाँ हमने 3 टाइप के फाइबर्स पढ़े थे प्रोटीन के, अगर आपको याद हो। पहला था माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन के बने हुए थे, माइक्रोटिब्यूल्स जो टिब्यूलिन के बने हुए थे जिनसे सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला ये बनते हैं, और थर्ड था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो इन दोनों के बीच का डायमीटर था 8 to 10 नैनोमीटर। वहाँ पर हमने लिखा था कि वो एनिमल सेल में सेल जंक्शंस बनाने के काम आते हैं, डेस्मोसोम्स बनाने के काम आते हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं। किस तरह से होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके बीच में यहाँ पर एक स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। दिस इज द फाइब्रस स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस, ताकि दोनों सेल्स को आपस में जोड़ सके, स्टिकी सब्सटेंस। ऑलराइट, और ये जो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर प्रोटीन की डिस्क लगती है, और ये प्रोटीन की डिस्क जो है यहाँ से अटैच होते हैं केराटिन प्रोटीन के फाइबर्स। ये जो केराटिन प्रोटीन है एक बहुत हार्ड प्रोटीन है, तो ये इन सेल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन केराटिन के फाइबर्स को कहते हैं टोनोफाइब्रिल्स, टोनोफाइब्रिल्स। तो डेस्मोसोम्स क्या है, लेट अस राइट इट डाउन। दे कंसिस्ट ऑफ disk of protein with, very important, with intermediate fibers of keratin protein with intermediate अब समझ आ गया आपको, 8 to 10 नैनोमीटर साइज था डायमीटर। intermediate fibers of keratin scleroprotein, it's a very hard protein, केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डेस्मोसोम्स में क्या मिलता है, ये वाला प्रोटीन मिलता है, और ये कैसे टाइप के फाइबर्स हैं, इंटरमीडिएट टाइप के फाइबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दीज आर द डेस्मोसोम्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं, जो टाइट जंक्शंस हैं इन्हें जोना ऑक्लूडेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंसेस को ऑक्लूड कर रहे हैं, रोक रहे हैं जाने से। सो द 4 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस आर, नंबर 1 द गैप जंक्शन, मोस्ट कॉमन, analogous to plasmodesmata, allows free flow of substances. Second, tight junctions, plasma membrane fuses, prevents leakage of substance. Third, interdigitations, so that the epithelium becomes stretchable, found in transitional epithelium. And fourth is
द डेस्मोसोम्स हैविंग केराटिन प्रोटीन फाइबर्स विच आर कॉल्ड, यहाँ पे भी लिख देते हैं, दीज आर कॉल्ड टोनोफाइब्रिल्स। टोनोफाइब्रिल्स किसके बने हुए, क्वेश्चन पूछते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने हुए इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यू प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. So this was about the type of cell junctions. Now let us see one more important interesting character of the epithelium tissue. That is, let us put the heading, then we will understand. Modifications. Now this is very important. Modifications of plasma membrane of free surface of epithelium. Modifications of plasma membrane of free सरफेस ऑफ एपिथेलियम. क्या मतलब है इसका, पहले आइए इसका मतलब समझें. जैसे ये एक, सपोज यहां हम बना लेते हैं, ये सपोज हमने एक एपिथेलियम बनाया. ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस पर कि ये अटैच्ड है. तो ये वाला जो सरफेस है इसको फ्री नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है. ये साइड वाले जो सरफेसेस हैं ये भी फ्री नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जंक्शंस बना रहे होते हैं. फ्री वाला सरफेस कौन सा है, ये वाला. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं. कैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं, आइए पहला मॉडिफिकेशन लर्न करते हैं. It is called microvilli. Now very interesting students. Microvilli क्या होता है, जैसे ये एपिथेलियम है, ये जो सेल है इसकी जो फ्री सरफेस है इस पे छोटे छोटे उंगली जैसे, फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, लाइक दिस. These short finger like projections are called microvilli. So what are microvilli? They are short finger like protoplasmic projections. Protoplasmic projections of plasma membrane, obviously. All right. अब ये क्यों हुआ, क्या कारण है इसका, बहुत सिंपल सा मतलब है. अगर ऐसा सेल है और हम उसको खोलें तो सपोज वो इतना लंबा निकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट अगर उसको फिंगर्स बना दिए, अब आप उसको ओपन करोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. तो जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होना है अगर सेल के अंदर, और हम चाहते हैं ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़े, तो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह के माइक्रोविलाई फॉर्म हो जाते हैं. सो द फंक्शन इज दैट इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोविलाई का फंक्शन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ टू बी लर्न्ड बाय हार्ट, और बहुत सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना. क्या इनमें कोई मोटिलिटी की ज़रूरत है, नहीं. सो दे आर नॉन मोटाइल एंड दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल. इसका तो सिर्फ इतना सा फंक्शन है कि इसके कारण से सरफेस एरिया बढ़ गया ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके. जब एपिथेलियल सेल इस तरह के फिंगर जैसे हो जाते हैं तब उस एपिथेलियम को नॉर्मल एपिथेलियम नहीं कहते, उसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. क्योंकि ये कैसा लगता है, जैसे हम टूथब्रश करते हैं या पेंटिंग का ब्रश होता है या टूथब्रश होता है, तो टूथब्रश में ऊपर क्या निकले हुए हैं, ब्रिसल्स निकले हुए हैं, उसके हेयर्स निकले हुए हैं. ये बिल्कुल वैसा ही लगता है. तो इस तरह की एपिथेलियम को कहते हैं, दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम? दैट एपिथेलियम विच हैज माइक्रोविलाई ऑन द फ्री सरफेस इज द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. अब हम लिखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ एग्जाम्पल्स लर्न करने का, लॉजिक से. ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है. 3 जगह मेन एब्जॉर्प्शन होना है बॉडी में. नंबर 1 आप जानते हो, जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं
वो माउथ कैविटी से डाइजेशन शुरू हो जाता है, स्टमक में होता है और इंटेस्टीन में होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टीन से मेन वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है। यानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टीन में। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या मिलेंगे एपिथेलियल टिश्यू में? माइक्रोविलाई। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्मॉल इंटेस्टीन, the epithelium of small intestine. They will have these microvilli. Let us see the second example. जो यूरिन है जब फॉर्म होती है तो किडनी में सबसे पहले ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड जब फिल्टर होता है तो वो पीसीटी जो पार्ट है किडनी का हम पढ़ेंगे, वहाँ से 99% ब्लड वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है और जो 1% है वो फिर नीचे जाता है, जिससे फिर यूरिन फॉर्म होता है। तो जो पीसीटी ऑफ किडनी है वहाँ पर 99% फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर भी माइक्रोविलाई मिलते हैं उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज पीसीटी ऑफ किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। 3 एग्जाम्पल्स है, रटे होने चाहिए। और थर्ड एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल का रीएब्जॉर्प्शन होता है। एम्स 2012 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गॉल ब्लैडर में क्या मिलते हैं? माइक्रोविलाई मिलते हैं। सो गॉल ब्लैडर, पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स विच हैव टू बी लर्न बाय हार्ट। ये तो पहला मॉडिफिकेशन था। लेट अस सी द सेकेंड मॉडिफिकेशन। The second modification is the cilia, presence of cilia. Cilia microvilli के comparison में लंबे लंबे होते हैं, so they are long protoplasmic process. Alright, यानी किस तरह से होंगे? जैसे अगर ये है, ये एपिथेलियल सेल है सपोज, तो ऐसे लंबे लंबे सीलियाज होंगे लाइक दिस। सीलिया जो होते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है सीलिया का फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन मेन। लेकिन 2 टाइप के सीलिया होते हैं, एक होते हैं मोटाइल सीलिया जो नॉर्मल सीलिया हैं, और एक होते हैं नॉन मोटाइल सीलिया। उनका भी काम यही है कि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। सो अकॉर्डिंगली सीलिया कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज द काइनोसीलिया। नाम से समझ में आ रहा है, काइनो मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यानी ये मूव करने वाले सीलिया हैं। सो दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल एंड मोटाइल सीलिया। जबकि जो दूसरे हैं स्टूडेंट्स वो मूव नहीं करते हैं, सिर्फ एब्जॉर्प्शन करते हैं, दे आर स्टीरियोसीलिया। And how will be the stereocilia? They are non-motile and non-contractile. So let us write here that they are non-motile and non-contractile. Now, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वाले सीलिया हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल नॉर्मल सीलिया है जिसका स्ट्रक्चर हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा है। किसका बना होता है? ये हमने पढ़ा है माइक्रोटिब्यूल्स का बनता है, यानी टिब्यूलिन प्रोटीन का। और इसमें 9+2 अरेंजमेंट था, 2 सिंगलेट थे बीच में और 9 डबलेट्स थे चारों तरफ। आपको याद है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बन रहा था, गाड़ी के पहिए जैसा। सो इसका जो स्केलेटन है, मेन स्ट्रक्चर, वो कैसा है? 9+2 माइक्रोटिब्यूल्स का बना है। सो माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर। और इसमें एक नीचे क्या प्रेजेंट होगी? बेसल बॉडी प्रेजेंट होगी। बेसल बॉडी किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? 9+0 की, बिल्कुल एक सेंट्रियोल की तरह। सो बेसल बॉडी इज प्रेजेंट। और इसी स्ट्रक्चर में डाइनिन प्रोटीन मिल रहा था, जिसके कारण एटीपी टूट के एनर्जी मिल रही थी और उससे ये मूव कर रहे थे। इनको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना बेसल बॉडी मिलती है ना माइक्रोटिब्यूल्स मिलते हैं। ये सिंपल एक्टिन फिलामेंट्स के बने हुए रहते हैं। सो इनका जो स्केलेटन है वो बनता है एक्टिन फिलामेंट से, लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। दे आर लाइक माइक्रोफिलामेंट्स।
ये एक्टिन के बने हैं, ये टिब्यूलिन के बने हैं, ऑलराइट। और यहाँ पर बेसल बॉडी क्या होगी, एब्सेंट होगी, क्योंकि लोकोमोशन का रोल ही नहीं है। इस पे डिफरेंस करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मोटाइल, नॉन मोटाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, बेसल बॉडी प्रेजेंट, बेसल बॉडी एब्सेंट, मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लर्न करते हैं लॉजिकली। ये मिलेंगे जहाँ पे भी मूवमेंट होना है। अब मूवमेंट कहाँ कहाँ होना है? स्पर्म तो आप जानते हो, स्पर्म की टेल होती है, उसके थ्रू वो मूव करता है। पर एग जो है, इट इज़ अ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। तो एग जब ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, तो फैलोपियन ट्यूब में इंटरनली जो एपिथेलियम होती है, उसमें काइनोसीलिया होते हैं। उनकी हेल्प से ये एग आगे बढ़ता है, स्पर्म इसके पास पहुंचता है, फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट भी इन्हीं सीलिया, काइनोसीलिया जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, उसके थ्रू जाइगोट फाइनली यूट्रस तक पहुंचता है। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमें लर्न होना चाहिए बाय हार्ट, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। Now this is very important। नीट में ये 2012, 2013 2 साल लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। सो दे हैव काइनोसीलिया। अनदर प्लेस वेयर वी वांट देम आर इन आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रेकिया है, फिर ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पर ये काइनोसीलिया प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी म्यूकस है, जो भी इन्फेक्टिव सब्सटेंस है, उसको ये क्या करे, एक डायरेक्शन में मूव करके और बाहर फेंक दे। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। दे ऑल हैव दीज काइनोसीलिया। और ये काइनोसीलिया का फंक्शन क्या है, ये और लिख लेते हैं, हमने लिखा नहीं है। फंक्शन क्या है इनका स्टूडेंट्स? इनका फंक्शन है कि ये किसी भी सब्सटेंस को एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमने पढ़ा था ये नाव के चप्पू की तरह काम करते हैं, लाइक दिस। तो ये एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में किसी भी सब्सटेंस को एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो देयर फंक्शन इज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। Examples are very important: fallopian tube और oviduct and trachea, bronchi and bronchioles. जो स्टीरियोसीलिया है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन है एब्जॉर्ब करना, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये 2 जगह मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रटा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। द एग्जाम्पल्स आर, दे आर फाउंड इन वासा डिफरेंस एंड एपिडिडाइमस। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एपिडिडाइमस। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोसीलिया। नाउ हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइक्रोविलाई हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं। सीलिया, माइक्रोविलाई तो केवल सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं। सीलिया लंबे प्रोसेसेस हैं, दे कैन बी मोटाइल, दैट इज काइनोसीलिया, दे कैन बी नॉन मोटाइल, दैट इज स्टीरियोसीलिया। यहाँ पर स्टूडेंट हम एक नोट लिख लेते हैं, और नोट ये है कि ये दोनों ही सीलिया प्रेजेंट होते हैं 2 जगह पे। एक तो जो हमारा कान के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, और दूसरा जो हमारी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे जो खाली जगह है जिसके अंदर CSF फ्लूइड भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि वो CSF भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो काइनोसीलिया भी चाहिए, प्लस उस CSF का एब्जॉर्प्शन भी होना है, तो स्टीरियोसीलिया भी चाहिए। इन 2 places पे both of them are found. So let us write down that in organ of Cotai, ये internal ear का part है, and ependyma of brain and spinal cord. Brain और spinal cord की cavity होती है ependyma। इन दोनों में both type of cilia present, that is the stereocilia as well as the kinocilia. This is an important question, that both these cilia will be found in organ of Cotai and ependyma. इस तरह से स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे एनिमल टिश्यू
4 टाइप्स का हो सकता है, प्रोटेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू, बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, कॉन्ट्रैक्टिंग मस्कुलर टिश्यू एंड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये मेनली प्रोटेक्टिव है, हाई रीजनरेशन पावर है, फर्स्ट इवॉल्व्ड है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड इट इज एवस्क्यूलर। एवस्क्यूलर है, हेंस इट रेस्ट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू विद द हेल्प ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं, जो ऊपर वाली लेयर है वो एपिथेलियम सिक्रीट करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, नीचे वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करेगा, प्रोटीन फाइबर्स की बनी हुई। Then we talked about different type of cell junctions, the gap junctions, the tight junctions, the interdigitations and the desmosomes। और फिर हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फ्री सरफेस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो या तो माइक्रोविलाई में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, या वो काइनोसीलिया बना सकती है, या वो स्टीरियोसीलिया बना सकती है। इस तरह से हमने एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक पॉइंट्स को आज कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पढ़ेंगे, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। अगर वो एपिथेलियल लाइनिंग सिंगल लेयर की है तो सिंपल एपिथेलियम, अगर वो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई है तो कंपाउंड एपिथेलियम, और अगर उस एपिथेलियम के सारे सेल्स चाहे सिंगल लेयर हो चाहे मल्टीपल लेयर हो वो कोई सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी कि वो कोई ग्लैंड बना रहे हैं तो उसे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। सो एपिथेलियम कैन बी सिंपल, एपिथेलियम कैन बी कंपाउंड एंड एपिथेलियम कैन बी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। वी विल टॉक अबाउट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम in detail in the next class. Till then, a happy learning and have a good day. Thank you.